नमस्कार दोस्तों, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा लेकर आई हूँ एक नया विषय। आज का विषय है अपठित गद्यांश या आकलन। बच्चों, अपठित गद्यांश या आकलन पर आधारित एसएससी बोर्ड में 4 अंकों के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए सीखते हैं इस वीडियो में अपठित गद्यांश या आकलन को करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और अपठित गद्यांश का हमें क्या लाभ है, क्यों ऐसे प्रश्न आपको दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अपठित गद्यांश का अर्थ। वह गद्यांश जिसे पहले पढ़ा न गया हो उसे अपठित गद्यांश अथवा आकलन कहते हैं। ऐसे गद्यांशों का चयन पाठ्यक्रम की पुस्तकों से न करके अन्य पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाओं से किया जाता है। बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि अपठित गद्यांश का अर्थ है कि जिसे पहले ना पढ़ा गया हो, और दूसरी बात, ऐसे आकलन का चयन आपके पाठ्य पुस्तक से नहीं किया जाता बल्कि अन्य पुस्तकों या फिर पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से किया जाता है। अब देखते हैं अपठित गद्यांश और शैक्षणिक उद्देश्य। आखिर क्या उद्देश्य है कि जो आपको अपठित गद्यांश परीक्षा में दिया जाता है। तो देखते हैं, नवीन शब्दावली का विकास होता है। अपठित यानी जिसे पहले नहीं पढ़ा गया है, उसको पढ़ने के बाद हमें नए शब्दों को पढ़ने के लिए मिलता है। उन नए शब्दों को पढ़ने के बाद हम उसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हमारी वोकेबलरी, शब्दावली में निरंतर विकास होता है। विषय की गंभीरता को आत्मसात करना। अब जो विषय आपको दिया गया है, क्योंकि पहले तो आपने पढ़ा ही नहीं है उसे, तो इस वजह से उस नए विषय को जब हम लोग गंभीरता से पढ़ते हैं तो उसको आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बौद्धिक विकास, आपका मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, क्योंकि आप नई चीज़ पढ़ रहे हो जिसे पहले पढ़ाया नहीं गया है, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद आपको खुद को ही समझना है। प्रभावी लेखन कौशल का विकास। अपठित गद्यांश को या आकलन को पढ़ने के बाद हमारा जो राइटिंग स्किल है, जो लिखने का कौशल है, वो और भी ज़्यादा प्रभावी बनता है और भी उसमें निखार आता है। आत्मविश्वास का निर्माण, क्योंकि आप आकलन को खुद ही समझ रहे हैं, खुद ही पढ़ रहे हैं और खुद ही उनके उत्तर दे रहे हैं, तो इसके लिए आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस का निर्माण होता है। सामान्य ज्ञान में वृद्धि, आपकी जो जनरल नॉलेज है, जीके जो है, उसमें वृद्धि होती है आकलन पढ़ने की वजह से, क्योंकि वो पहले आपने पढ़ा नहीं है, आप उसको खुद से समझ रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर सामान्य ज्ञान में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा अपठित गद्यांश और शैक्षणिक उद्देश्य क्या है। आगे देखते हैं, अपठित आकलन के लिए प्रश्न तैयार करते वक्त याद रखने योग्य बातें कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें अवश्य याद रखना चाहिए, कि ताकि हमारा आधा अंक भी हमसे न लिया जाए। आकलन को ध्यानपूर्वक पढ़ना आवश्यक है। सबसे पहली बार जब आपको प्रश्न पत्र मिलता है और आप जब अपठित आकलन के प्रश्न को हल करते हैं, तो आपको उस आकलन को गंभीरता से पढ़ना है, गहराई से पढ़ना है, ताकि आप उसके अर्थ को और नए शब्दों को समझ सकें और उसके प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकें। दूसरा, प्रश्न ककारों का मतलब क से शुरू होने वाले प्रश्न, जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, किसे आदि पर आधारित हो। जिस प्रकार से इंग्लिश में W होता है, व्हाट, हु, होम, इस तरह से हिंदी में ककार होते हैं, जिसे हम क्या, कब, क्यों, कैसे आदि इस तरह से कहते हैं। प्रश्न चिन्ह होना आवश्यक है। जब आप प्रश्न बना रहे हो, आपसे कहा गया है कि गद्य आकलन को पढ़ने के बाद आपको 4 प्रश्न तैयार करने हैं, तब आपको प्रश्न बनाने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना अनिवार्य है। गद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखिए। यह प्रश्न मान्य नहीं है। बच्चों, आपको कभी भी ये प्रश्न नहीं बनाना है कि गद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखिए, क्योंकि वहाँ आप प्रश्न नहीं है, वहाँ पे कब, क्यों, कैसे आदि का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए वो प्रश्न नहीं है। गद्यांश के आधार पर समानार्थी, विलोम शब्द, रिक्त स्थान आदि ऐसे प्रश्न नहीं तैयार करने हैं। आपको याद रखना है, प्रश्न बनाते समय वहाँ पे कब, क्यों, कैसे आदि शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, ना कि आप विलोम शब्द पूछ रहे हो, पर्यायवाची पूछ रहे हो, जोड़ियाँ मिलाइए, इस तरह के प्रश्न आपको तैयार नहीं करने हैं।
प्रश्नों में सर्वनाम के आधार पर प्रश्न तैयार ना करें। प्रश्न छोटा, सरल, स्पष्ट और एक वाक्य में उत्तर लिखने वाला होना चाहिए। ये सबसे अहम बात है बच्चों, आपको याद रखना है कि प्रश्न बनाते समय आपको सर्वनाम वाले शब्द का प्रयोग नहीं करना। तुम कैसे हो ऐसा नहीं पूछना है। कहीं ना कहीं आपको गद्य आकलन में तुम की जगह उसका नाम दिया गया होगा, तो उस नाम का ही प्रयोग करना है। मान लीजिए आकलन में राम शब्द का प्रयोग किया गया है, रहीम शब्द का बोला गया है या गुरप्रीत शब्द का कहीं प्रयोग किया गया है आकलन के आधार पर, तो आपको उस शब्द का ही प्रयोग करना है, ना कि तुम कैसे हो, आप कहाँ जा रहे हो, ऐसे वाले प्रश्न नहीं बनाने। आपको नाम के साथ यानी संज्ञा शब्द के साथ ही प्रश्न तैयार करने हैं। प्रश्न छोटे होने चाहिए, सरल होने चाहिए और उससे भी बड़ी बात कि प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में ही होना चाहिए। ऐसे आपको प्रश्न तैयार करने हैं। आगे देखते हैं। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करते समय ध्यान देने योग्य बातें। सर्वप्रथम दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। जब आपसे कहा जाएगा कि आकलन दिया गया है, उस आकलन के आधार पर आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले गद्यांश को ठीक से पढ़िए, फिर प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए गद्यांश को फिर से ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रश्न पढ़ने के बाद आपको फिर से क्या करना है, फिर से आकलन को पढ़ना है। गद्यांश में प्रश्नों के उत्तर मिलने पर उन्हें पेंसिल से या पेंसिल की सहायता से रेखांकित कर सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर सटीक और स्पष्ट होने चाहिए। जो प्रश्न पूछा गया उसी के आधार पर आपको उत्तर लिखना है। उत्तर लिखते समय सरल भाषा और सहज होनी चाहिए। यानी उत्तर जब आप लिख रहे हो, भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल और सहज होनी चाहिए। यदि प्रश्न में गद्यांश के लिए शीर्षक पूछा गया है तो शीर्षक लिखते समय ध्यान रहे कि शीर्षक पूर्ण गद्यांश पर आधारित हो। अगर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या हो सकता है, जब यहाँ पे क्या लगा दिया गया है तो ये प्रश्न बन गया है। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि यदि आपसे प्रश्न पूछा गया कि गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या हो सकता है, तब आपको उस पैराग्राफ यानी आकलन या गद्यांश पर ये आधारित आपको शीर्षक देना है। शीर्षक मतलब टाइटल देना है। अब देखते हैं, गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब मैं पैराग्राफ पढ़ती हूँ या आकलन पढ़ती हूँ। नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम पुनः शिक्षा मंत्रालय करने का फैसला लिया गया है। इसमें समस्त उच्च शिक्षा, कानूनी एवं चिकित्सीय शिक्षा को छोड़कर के लिए एक सकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन करने का प्रावधान है। संगीत, खेल, योग आदि को सहायक पाठ्यक्रम की बजाय मुख्य पाठ्यक्रम से या मुख्य पाठ्यक्रम में ही जोड़ा जाएगा। शिक्षा तंत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का कुल 6% खर्च करने का लक्ष्य है। एमफिल को समाप्त किया जाएगा। अब अनुसंधान में जाने के लिए 3 साल के स्नातक डिग्री के बाद 1 साल स्नातकोत्तर करके पीएचडी में प्रवेश लिया जा सकता है। नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है। पहले समूह के अनुसार विषय चुने जाते थे, किंतु अब उसमें भी बदलाव किया गया है। जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं वह संगीत को भी अपने विषय के साथ पढ़ सकते हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन के तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाई जाएगी, जिससे पाठ्यक्रम में विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान को भी शामिल किया जाएगा। नीति में पहली और दूसरी कक्षा में गणित और भाषा एवं चौथी और 5वीं कक्षा के बालकों के लेखन पर जोर देने की बात कही गई है। स्कूलों में 10+2 यानी 10वीं + 12वीं फॉर्मेट के स्थान पर 5+3+3+4 फॉर्मेट को शामिल किया जाएगा। शिक्षण के माध्यम के रूप में पहली से 5वीं तक मातृभाषा
का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें रट्टा विद्या को ख़त्म करने की भी कोशिश की गई है, जिसको मौजूदा व्यवस्था की बड़ी खामी माना जाता है। तो ये बच्चों हमारा आकलन था। अब इस आकलन के आधार पर आपसे प्रश्न किए जाएंगे या आपको कहा जाएगा कि प्रश्न तैयार कीजिए। तो देखते हैं पहला प्रश्न जो इस आकलन के आधार पर तैयार किया गया है। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया गया है। बच्चों इस वाक्य में देखिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि बताता है कि वो प्रश्न के लिए है, और प्रश्न बनाने के बाद यानी वाक्य बनाने के बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किन विषयों को मुख्य पाठ्यक्रम में ही जोड़ा जाएगा। यहाँ पर किन शब्दों का प्रयोग किया गया है जो कि प्रश्न के लिए है, और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया गया है वाक्य के अंत में। अनुसंधान संबंधी कौन सी नीति तैयार की गई है। तो कौन सी भी हमारा प्रश्न है और अंत में प्रश्नवाचक भी लगाया गया है। मातृभाषा किन कक्षाओं में शिक्षण का माध्यम रहेगी। किन भी हमारा प्रश्नवाचक है और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया गया है। इस प्रकार से आपको ये 4 अंकों के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि आपको आकलन दिया जाएगा और 4 प्रश्न आपको तैयार करने हैं, या फिर इन 4 प्रश्नों के उत्तर आपसे पूछे जाएंगे जो कि आपको आकलन से देखकर ही लिखने हैं। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अपठित गद्यांश पर आधारित वीडियो पसंद आया होगा और आपकी जो भी शंकाएं थी वो सारी दूर हो गई होंगी। और अब मुझे उम्मीद है कि आप अपने परीक्षा में जब कभी भी गद्य आकलन के पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे तो जो गलतियां ना करने के लिए मैंने आपको कहा है उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। सावधानी पूर्वक आप अपने प्रश्नों को हल करेंगे और पूरे अंक आप प्राप्त करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।